नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है अपवाह प्रतिरूप, अर्थात जिसे अंग्रेजी में ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? अपवाह प्रतिरूप जो है नदियों के प्रवाह के स्वरूप को अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अर्थात नदियाँ का जो भी उद्गम से लेकर मुहाने तक का जो भी उनका मार्ग है, जो भी उनकी प्रवाहित होने की जो दिशा है, वो सब चीज़ें पहले कैसे प्रवाहित होती थी, अब कैसे प्रवाहित हो रही हैं, ये सब का जो अध्ययन है वो अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत किया जाता है। तो कुछ प्रमुख अपवाह प्रतिरूप हैं तो कई सारे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण अपवाह प्रतिरूप हैं उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, दूसरा है अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, तीसरा है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, चौथा है अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, पांचवा है समानांतर अपवाह प्रतिरूप, छठा है खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। ये कुछ प्रमुख 6 अपवाह प्रतिरूपों का हम अध्ययन करेंगे, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जिस अपवाह प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे वो है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप सिर्फ और सिर्फ ये हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाएंगे। अर्थात जितनी भी हिमालयी नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सभी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। क्योंकि पूर्ववर्ती मतलब वे नदियाँ जो पूर्व में प्रवाहित हो रही थी, अब वर्तमान में भी उसी दिशा और उसी मार्ग में प्रवाहित हो रहे हैं। अर्थात ये ऐसी नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय के उत्थान के पहले से प्रवाहित हो रही हैं। और अच्छी बात यह है कि इन नदियों ने हिमालय का उत्थान तो हुआ है, ना ही इन्होंने अपनी दिशा बदली, ना ही मार्ग बदले। इसलिए ऐसी नदियों को जो पहले जिस मार्ग और दिशा से प्रवाहित हो रही थी, उसी मार्ग और दिशा में अब भी प्रवाहित हो रही हैं, क्यों ना उनके रास्ते में कितने भी बाधाएं आई हों। इसलिए ऐसे प्रतिरूप को हम पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। मतलब हिमालय का उत्थान तो हो रहा था, लेकिन जिस दिशा से गुजर रही थी, जिस मार्ग से प्रवाहित हो रही थी, सपोज दैट जैसे ये नदी है, ये प्रवाहित हो रही है और ये हिमालय है, हिमालय का उत्थान हो रहा है, लेकिन नदी के चलते नदी गलत बन गई, ये सपोज दैट आपका हिमालय है और ये नदी प्रवाहित हो रही है। तो नदी के चलते हिमालय का उत्थान देखिए इधर हुआ है, लेकिन नदियों ने ना ही अपनी दिशा बदली, ना ही मार्ग बदले। अर्थात हिमालय का उत्थान यहाँ भी हो रहा था, लेकिन नदियों के प्रवाह की वजह से हिमालय को काटती रही हैं, जिससे हिमालय का उत्थान विकास इसके अगल बगल होता रहा। लेकिन इस मार्ग पे जिस दिशा मार्ग में प्रवाहित हो रही थी, वहाँ पर हिमालय का उत्थान नहीं हो सका, क्योंकि ये बराबर उसको काटती रही हैं। बराबर विकास हो रहा था, उत्थान हो रहा था, लेकिन इस मार्ग को बराबर काट रही थी, जिसकी वजह से हिमालय यहाँ पर इन नदियों ने गार्ज का निर्माण किया और हिमालय का उत्थान होता रहा अगल बगल, लेकिन ना ही इन्होंने अपनी दिशा बदली, ना ही अपना मार्ग बदला। तो ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अर्थात इंग्लिश में से एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न इंग्लिश में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है इंग्लिश वर्ड इस समय कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न, उम्मीद करते हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में बस बताने की कोशिश करता हूँ, इससे सरल शब्दों आपको कहीं मिलेगा नहीं। चलिए, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप को पहले चीज हम इंग्लिश में जान लें। सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ड्रेनेज पैटर्न, सुपर इम्पोज्ड। ठीक, चलिए, अध्यारोपित
अपवाह प्रतिरूप का होता है। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप सिर्फ और सिर्फ आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पाए जाते हैं। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप सिर्फ और सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा, ये नदियाँ जो हैं आपके अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। क्यों, कैसे, जानिए। क्रेटेसिस मैं लिख देता हूँ ताकि आप अगर समझ नहीं पाए तो मैं लिख रहा हूँ क्रेटेसिस काल में जब लावा का प्रवाह हुआ तो लावा के प्रवाह होने के चलते जो भी मतलब लावा का प्रवाह जिससे इन नदियों की घाटियों में लावा भर गया, और लावा भर गया तो लावा धीरे धीरे जम भी गया, जिसकी वजह से ये नदियाँ क्या है, अध्यारोपित हो गई। इनके मार्ग क्या है, आरोपित हो गए, अध्यारोपित हो गए, जिसके चलते नदियाँ बंद हो गई, या इन्होंने अपने मार्ग बदल लिए होंगे। बंद तो नहीं हो सकती लेकिन इन्होंने मार्ग बदल लिए होंगे। लेकिन कुछ समय बाद पश्चात बारिश होती रही, बारिश होने के बाद तो धूप तेज़ निकलती है, धूप तेज़ निकलने के बाद हवाएं चलती हैं, तो बारिश तेज़ हुई तो जिससे इन चट्टानों में दरारें पड़ी। धूप निकली, बारिश हुई, चट्टानें गीली हुई, धूप निकली, चट्टानों में दरारें पड़ी, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होती रहीं, इतनी बारीक हो गई कि हवा के चलते उड़ना शुरू हो गए, जिसके चलते धीरे धीरे वो फिर से वो घाटियाँ खाली हुई। अर्थात वो जो भी लावा था वो सारा जमने के बाद सारा फिर हवा के माध्यम से उड़ गया, जिसके चलते फिर से नदी घाटियाँ खाली हुई और पुनः वहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होने लगी। तो ऐसी नदियों को अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अध्यारोपित यानी मतलब जैसे कि बाधक टाइप कोई उनका मार्ग रोक ले, अध्यारोपित। आरोपित करना यानी किसी भी चीज़ को रोकना या किसी मार्ग को का बाधक बनना, ठीक है, तो ये होता है अध्यारोपित। तो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, इनकी थी गंगा, लिख देता हूँ, गंगा, सिंधु, सतलज और अगला है ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, यहाँ लिख दे तो शायद वहाँ न दिख रहा हो, नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा, ये जो भी नदियाँ हैं आपकी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। अगला है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रेटिक। रुक जाओ, पहले ऊपर रफ कर दें ताकि चीज़ों को समझाने में आसानी रहे, आप कंफ्यूज ना हो। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप में को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रेटिक। ये डेंड्रेटिक। हाँ, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी और प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियाँ, ये जो है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण हैं। जैसे सपोज दैट ये नदी है, प्रवाहित हो रही है, इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियों कुछ सह सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियों की सह सहायक नदियाँ कुछ हो सकती हैं, ये ऐसे ये। अब आप देखिए ये जो फिगर बन रहा है आपका, जो चित्र बन रहा है, जो डायग्राम बन के तैयार हुआ, वृक्षाकार है। तो ऐसी नदियाँ जिनका फिगर या जिनका चित्र वृक्षाकार आकृति में हो, तो ऐसी नदियों को हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। यानी वृक्षाकार आकृति के रूप में जो प्रवाहित हो रहे हैं, ये प्रमुख नदी है।
इसके कुछ सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ कुछ सह सहायक नदियाँ हैं, सह सहायक की सह सहायक नदियाँ कुछ होती हैं। तो ऐसे फिगर को, जो ऐसे चित्र का जो निर्माण, ऐसे डायग्राम का जहाँ से निकल रहा हो, तो उसे हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसे हम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। अगला है अरीय या अपकेंद्रीय। अरीय या अपकेंद्रीय हैं, इनकी जो प्रमुख नदियां हैं, पहले तो गंगा, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये प्रमुख नदियां हैं जो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला है अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अरीय अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अरीय अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का जब एक केंद्रीय उच्चभूमि से निकलकर नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। जब एक केंद्रीय उच्चभूमि से नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगे, तो ऐसे अपवाह को हम अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। जैसे अमरकंटक और रांची के पठार से कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं, वो अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे कि सपोज दैट ये उच्च भूमि है, एक नदी इधर निकली, एक नदी इधर निकली, एक नदी इधर निकली, एक नदी इधर निकली, एक नदी इधर, अर्थात अरे अपकेंद्रीय, यानी जो निकल तो केंद्र से रहे हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में। देखिए अपकेंद्रीय यानी केंद्र से निकल रही हो लेकिन अलग अलग दिशा में निकल रही हैं, तो ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रवाह को अरे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अमरकंटक से नर्मदा को आप देखिए, ये नर्मदा निकल रही है, इधर आपकी सोन निकलने लगती है, इधर आपकी दामोदर निकलने लगती है, इधर आपकी स्वर्ण रेखा निकलने लगती है। ऐसी कई सारी नदियां हैं जो कि आपके रांची के पर्वत या रांची के पठार और अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। तो अरीय अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप वे नदियाँ होती हैं जो एक केंद्रीय उच्चभूमि से निकलने वाली नदियाँ अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। तो ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं? अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अगला समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप यानी कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न अर्थात वे नदियाँ जो प्रवाहित हो रही हों लेकिन एक ही दिशा में और समानांतर दूरी से प्रवाहित हो रही हों। अर्थात वे नदियाँ जब बहुत सी नदियाँ एक तीव्र ढाल पर प्रवाहित होते हुए में प्रवाहित होते हुए एक दूसरे के समानांतर पर प्रवाहित होती हों। एक दूसरे के समानांतर अर्थात जैसे ये नदी इधर प्रवाहित हो रही हो, दूसरी भी प्रवाहित हो रही हो, इसकी किसी के समानांतर यानी समान अंतर हो ये, तो ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं? समानांतर अपवाह प्रतिरूप यानी पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर? ऐसी नदियाँ आपको ज़्यादातर पश्चिमी पठार से या पश्चिमी घाट से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो इसके उदाहरण हैं। क्लियर? जैसे आप कल पढ़े, इसके पहले वाला लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, देख चुके होंगे। इसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे नर्मदा और तापी समानांतर प्रवाहित हो रही हैं, और उधर दक्षिण में जाएंगे तो आप मांडवी, जुआरी और केरल से निकल रही हैं आपकी भरतपूजा, वेलीगंगा,
ऐसे हैं। पेरियार, गंगावेली, ये जो भी प्रमुख नदियां हैं ये पश्चिमी घाट से निकल रही हैं और ये समानांतर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, ये इसके उदाहरण हैं। अगली है खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप जो है ये नदियाँ जो हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। उत्तर भारतीय मैदान में जब भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो सतह पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि नदियाँ चट्टानों के दरारों के बीच में प्रवेश कर जाती हैं। चट्टानों के दरारों के बीच प्रवाहित होने लगती हैं, तो जिससे नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए खंडित या विलुप्त नदियाँ, विलुप्त अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। जैसे कि जब आप हिमालय से निकली हुई नदियों का अध्ययन करेंगे तो मैंने इस चीज़ को विधिवत बताया है कि रीजन क्या है। सपोज दैट ये आपका पर्वत या पहाड़ी या चोटी जो भी कुछ है, इस चोटी से नदी निकल रही है और ये इससे प्रवाहित हो रही है, ऐसे ये ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये इसका मैदानी क्षेत्र है। ठीक, ये ऐसे नदी प्रवाहित हो रही है, ये धीरे धीरे ये मैदानी क्षेत्र में, लेकिन अपने साथ ये बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी गति बहुत तेज है। पर्वतें चोटी से निकल रही हैं और इनकी गति यहाँ पर तेज होगी, क्योंकि ये ढाल की ओर प्रवाहित हो रही हैं। बहुत तेज गति होने के चलते इनके रास्ते में जो भी छोटे बड़े शिलाखंड जो भी पड़ते हैं वो अपने साथ लेकर चलती हैं। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में पहुँचती हैं तो मैदानी क्षेत्र में पहुँचते ही ये शिलाखंड इतने भारी और हैवी होते हैं जिसके चलते इनकी गति तो यहाँ कम पड़ जाती है प्रवाहित होने की। अब इनमें इतनी एनर्जी, इनमें इतनी शक्ति, इनमें इतनी तीव्रता नहीं होती है जिसकी वजह से ये आगे शिलाखंडों को बहाकर ले जा सके, जिसकी वजह से शिलाखंड एक के बाद एक रुक जाते हैं और एक के ऊपर एक भी रुक जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो नदी है वो उसका जल अब इनके बीच इनकी दरारों में प्रवाहित होने लगता है। तो ऐसे अब यहाँ पर नदी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही शिलाखंड समाप्त होते फिर नदी दिखाई देती है। तो इस क्षेत्र को, और ये जो क्षेत्र होता है ये पूरा का पूरा, इसको हम भाबर का क्षेत्र बोलते हैं, भाबर का क्षेत्र। तो ऐसी नदियों को जो विलुप्त हो जाती हैं तो उन्हें खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। ये रहा आपका टॉपिक अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। आज समाप्त हुआ। एक छोटा सा लेक्चर रहा जिसको मैंने विधिवत समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा, समझने में आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपको क्लासेज मज़ेदार मिल रही हैं। एक लिमिट में एक परफेक्ट कंटेंट दिया जा रहा है, उल जुलूल की चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, जिसके चलते हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका बखूबी लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज के लिए अपनी क्लास को हम यहीं रोक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।